हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोल्डन फिजिक्स में। तो हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स यांत्रिकी। तो उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया और अब चलेगी सेकंड यूनिट और उसका चैप्टर फर्स्ट है सेंटर ऑफ मास। तो समझिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो कोई भी वस्तु होती है, तो जब हम उसको अपनी अंगुली पर रखते और वह अंगुली पर रुक जाए, तो जिस बिंदु पर वो अंगुली पर रुक जाए वही उसका सेंटर ऑफ मास है, यानी बैलेंस वाली कंडीशन। जहां पर सारा द्रव्यमान बैलेंस हो जाए वो द्रव्यमान केंद्र है। कुछ भी हो, जैसे ये ये डस्टर है, तो इस डस्टर को जहां पर ये रुक जाए इसका वही द्रव्यमान केंद्र है। अब देखो ये इधर घूम रहा है, इसका मतलब इस साइड द्रव्यमान ज्यादा है, और जब इसको ये यहां रखेंगे तो इस साइड ज्यादा हो गया। अब देखिए ये रुकना मुश्किल है थोड़ा, इसको ऐसे रोक सकते हैं। ये देखो, इसका मतलब है कि द्रव्यमान केंद्र यहां पे है। सीधी सी बात है, यदि ये एक घनाभ है तो इसका जो बीच का बिंदु है उस पे होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि द्रव्यमान केंद्र जो पिंड है हमारे पास, जो वस्तु है उसके अंदर ही हो, बाहर भी हो सकता है, उसके द्रव्यमान के बिना भी हो सकता है। जैसे कोई रिंग है, जैसे कोई रिंग है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होगा, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, यहाँ पर रिंग भी नहीं है, फिर भी इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा। इसका मतलब यही कि द्रव्यमान केंद्र बाहर भीतर अंदर बाहर कहीं पे भी हो सकता है। ऐसे हो सकता है, मान लो ये कोई पिंड है, इस प्रकार का पिंड है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा, जिसके बाहर है इसके अंदर नहीं है। तो ये तो था द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि भाई किसी भी वस्तु या पिंड का वह पॉइंट जिस पर सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है, और वह गति किस प्रकार करेगा कि जैसे ये रिंग थी, जिस प्रकार ये रिंग गति करेगी, यदि हम इस पे एफ बल लगा रहे हैं तो ये जो रिंग गति करेगी सेम उसी प्रकार ये बिंदु गति करता है। लेकिन हमें द्रव्यमान केंद्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि हम पूरे रिंग के सभी कणों की गति की परिभाषा, गति की व्याख्या नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसा बिंदु चाहिए जिस बिंदु की गति की व्याख्या कर दे, तथा उस बिंदु के हिसाब से हम ये कह दे कि हाँ, जैसे ये गति कर रहा है वैसे ही सारा पिंड गति कर रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी गति पूरे रिंग की गति को दर्शाती है। हम ये बिंदु भी ले सकते हैं, लेकिन ये बिंदु जिस प्रकार गति करेगा वैसे पूरी रिंग गति नहीं करेगी। तो इसलिए ये बिंदु द्रव्यमान केंद्र नहीं है, ये बिंदु द्रव्यमान केंद्र है। तो हम ये कह सकते हैं, तो द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करे कि जिसपे जैसे उस पे सारा फोर्स लग रहा हो, तथा संपूर्ण पिंड की गति को प्रदर्शित करे, तो क्या क्या होगा द्रव्यमान केंद्र। ये तो थी परिभाषा, और हमने इससे पहले पढ़ा था कि किस प्रकार होता है। तो अब बात आती है कि हम इसे गणितीय रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये कोई पिंड है, इसका ये द्रव्यमान केंद्र है मान लिया। तो इसमें जितने भी कण है, मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 7 8 ये कण है, बस इतने ही कण है, ज्यादा नहीं है, इतने ही कण है। तो इसका ये बिंदु, ये दूरी R1, कण है M1, ये कण है R2, कण है M2, ये कण है R3, कण है M3, सॉरी स्थिति सदिश R4, कण M4, ये R6, R5, ये M5, और ये R6, ये M6। तो इतने कण है, इनका द्रव्यमान केंद्र आया है ये OP। तो गणितीय परिभाषा ये है कि इस बिंदु के सापेक्ष इन बिंदुओं का जो जड़त्वागुण होगा वो क्या होगा, उनका योग क्या होगा, शून्य होगा। जड़त्वागुण होता है द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी। तो द्रव्यमान M1, दूरी इसके सापेक्ष लंबवत R1, प्लस इसका जड़त्व आगुण M2 R2, M3 R3, ऐसे चलेगा। तो ये क्या होगा, टोटल जीरो होना चाहिए। यदि ये जीरो होता है, इस बिंदु के सापेक्ष जीरो है, तो ये ये द्रव्यमान केंद्र है। यदि इस बिंदु के सापेक्ष ना होके इस बिंदु के सापेक्ष होता तो ये इसका द्रव्यमान केंद्र होता है। तो हम इस किस प्रकार लिख सकते हैं, समेशन ऑफ MI RI इक्वल टू 0। कैसे, देखो
जब 1 रखेंगे, आई की जगह 1 रखेंगे तो M1R1 मिल गया, प्लस ये समेशन है प्लस I2 की जगह 2 रखेंगे तो M2R2, आई की जगह 3 रखेंगे तो M3I3। तो इसका मतलब है कि जो ये फॉर्मूला है ये है द्रव्यमान केंद्र का। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये पूरे चैप्टर में काम आएगा। इसको 18 आप ये परिभाषा लिख लीजिए द्रव्यमान केंद्र की, और ये गणितीय परिभाषा ये मैंने पहले इसलिए लिख दी क्योंकि आपका टाइम बच सके। तो लिखिए द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, किसी पिंड का वह कण या बिंदु, कण या बिंदु लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए एक बात है वैसे तो, किसी कण या बिंदु जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो तथा इसकी गति इस प्रकार हो कि संपूर्ण पिंड गति कर रहा हो तथा बाह्य बल इस कण पर ही लग रहे हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए रिंग पे नहीं, इसी कण पे सारे बल लग रहे हैं। तो जो बल के हिसाब से जो कण गति करेगा हम तो उसकी गति की परिभाषा कर सकते हैं। गति क्या है कि बाह्य बल के कारण जितना विस्थापन होता है, जितनी दूरी चलता है वही क्या है, गति है। और गणितीय परिभाषा लिख लीजिए कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके सापेक्ष पिंड के सभी कणों का जड़त्व आघूर्ण शून्य हो। ये फॉर्मूला लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ये तो था द्रव्यमान केंद्र। अब हम ये देख रहे हैं कि दो कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र किस प्रकार निकालेंगे और कहां आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए दो कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र। दो कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, तो देखिए हमने माना दो कण कि है एक निर्देश तंत्र x और y, इसमें दो कण है। मान लो पहला कण ये रहा, दूसरा कण ये रहा। ये पहला कण है R1, ये दूसरा कण है R2, ये है O, ये है x और ये है y। हमने दो कण मान लिए, एक R1 स्थिति पे है, एक R2 स्थिति पे है, कण M1 है और ये कण M2 है। सिर्फ दो ही कणों का पिंड मान रहे हैं, दो ही कणों का तंत्र मान रहे हैं। अब मान लो इसका द्रव्यमान केंद्र है यहां पे, जिसका स्थिति सदिश होगा RCM। CM का मतलब सेंटर ऑफ मास, और ये इसका स्थिति सदिश है, ये इसका स्थिति सदिश है और ये इसका स्थिति सदिश है। तो ये जो C पॉइंट माना है ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष M2 की स्थिति है, इसके सापेक्ष इसकी स्थिति होगी RC1। ये हमने मान लिया सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पहले कण की स्थिति ये थी R2, दूसरे कण की स्थिति सदिश और निर्देश तंत्र के सापेक्ष, और इसकी स्थिति सदिश है वो होगा RC2, और कण गड़बड़ होगी, 1 के सापेक्ष 1 और 2 के सापेक्ष 2। अब देखिए हमने क्या निकाला है, इनका द्रव्यमान केंद्र, और द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा क्या थी हम लिख सकते हैं। पहले इसके बारे में लिख लीजिए, माना दो कण M1 व M2
जिनकी स्थिति सदिश R1 व R2 है तथा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM है। ये है RCM। अब लिखिए कि द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा क्या दी। ये जो द्रव्यमान केंद्र वाला टॉपिक है बहुत ही सरल है। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा क्या थी कि जो बिंदु है उसका जड़त्वाकर्षण क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जड़त्वाकर्षण उन बिंदुओं क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या एक बिंदु है 2, तो I का मान I इक्वल टू 1 से 2, हम इसे लिख सकते हैं M1 R1 M2 R2 इक्वल टू 0। एक बार यहां से देखिए जो स्थिति सदिश का जो त्रिभुज नियम है वो क्या है, ये सदिश और ये सदिश मिलके इस सदिश का निर्माण करेंगे। त्रिभुज का नियम यही तो है। ये 90 डिग्री नहीं है, ये कुछ भी एंगल हो सकते हैं। ये तो इन दोनों का योग इस सदिश के बराबर होगा। तो इन दोनों का योग इस सदिश के बराबर होगा और इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो यहां से होगा R1 बराबर होगा, R1 बराबर क्या होगा, RCM प्लस RCM प्लस RC1 और R2 होगा RCM प्लस RC2। देखिए यहाँ पे गड़बड़ होगी थोड़ी सी। जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कह रहा है कि जो द्रव्यमान केंद्र है उसके सापेक्ष स्थिति सदिश है और उसके सापेक्ष द्रव्यमान है। यानी M1 के लिए स्थिति सदिश R1 नहीं RC2 होगा, M2 के लिए RC2 होगा। द्रव्यमान केंद्र से मैंने अभी बताया था उसमें ये द्रव्यमान केंद्र है तो इसके सापेक्ष तो इस स्थिति सदिश है और इसका जो द्रव्यमान है वो गुणा होंगे। तो M1 RC1 प्लस M2 RC2 बराबर 0। इनको मान ली समीकरण 1 और इनको मानिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से RC1 का मान निकाल सकते हैं R1 माइनस RCM और समीकरण 1 से RC2 का मान निकाल सकते हैं R2 माइनस RCM। हमें ये नहीं पता लेकिन हमें ये पता है कि मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश क्या है। हमें ये नहीं पता कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश क्या है, ये हमने माने हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं M1 RC1 का मान होगा R1 माइनस RCM, R1 माइनस RCM प्लस M2 का मान होगा R2 माइनस RCM बराबर 0। इसको लिख सकते हैं हम खोल के लिख सकते हैं M1 R1 माइनस M1 RCM प्लस M2 R2 माइनस M RCM बराबर 0। अब देखिए RCM वाले टर्म को एक साथ लिख सकते हैं और बिना RCM वाले यानी R1 R2 वाले टर्म एक साथ लिखी जा सकती है। ये लिखी जाएंगी M1 R1 प्लस M2 R2 माइनस दोनों में RCM कॉमन है, हम लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस की टर्म है, हम इसको उस साइड ले जाएंगे, स्थानांतरण करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 बराबर RCM M1 प्लस M2। RCM को हम क्या लिख सकते हैं, ये होगा M1 R1
प्लस M2R2 अपॉन M1M2। ये फॉर्मूला है दो कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र कई बार निकल चुका है, कई बार आ चुका है, और ये इसी फॉर्मूले से हम n कणों के लिए भी निकालेंगे और ज्यादा कणों के लिए भी निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला है आरसीएम का। तो हम लिख सकते हैं यह दो कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र को प्रदर्शित करता है। यह दो कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र को प्रदर्शित करता है। अब हमने निकाल लिया दो कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र। अब हम निकालेंगे n कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। n कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र। n कणों के लिए द्रव्यमान केंद्र। तो अब हम मानेंगे n कण और उनके निकालेंगे द्रव्यमान केंद्र। तो लिखिए, देखिए पहले जब n कणों के लिए निकालेंगे तो n कण मानेंगे, n कण मानेंगे तो n कणों के लिए क्या होगा, पिंड होगा। तो ये पिंड है, ये रहा मान लो पिंड, रैंडम ये पिंड है। इसमें है कण n, ये O है, ये X है, ये Y है, और इस साइड Z है जिसको मैं अभी लिख नहीं रहा। तो इसमें ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये रे कण ही कण। तो इसमें n कण है। अब मान लो, अब सारे कणों के तो हम एक साथ फॉर्मूला निकाल नहीं सकते, तो हम इसमें एक कण मानेंगे, उसी को लेके हम उसको मान लेते हैं आईवा। यानी आईवा को मतलब है R1 भी है, मतलब 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, n भी है, n-1 भी है। तो ये मान लो ये कण है आईवा। तो आईवे कण की स्थिति सदिश क्या होगा, Ri। अब जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो मान लेते हैं कि यहाँ पे है। द्रव्यमान केंद्र कहीं पे भी हो सकता है, हमने मान लिया द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे। तो द्रव्यमान केंद्र ये रहा RCM, सेंटर ऑफ मास ऑफ RCM। और ये अब देखिए, तो ये क्या होगा, ये होगा RCI, आईवे कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष स्थिति सदिश। और ये बिंदु C, ये I, तो इसका द्रव्यमान होगा MI। ये पिंड का नहीं है, ये इस कण का द्रव्यमान है। और ये स्थिति सदिश है, ये इसका इसके सापेक्ष इसकी स्थिति दी है तो इस साइड एरो लगेगा। मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति दी है तो इस साइड एरो लगेगा। तो ये तो था n कण का द्रव्यमान केंद्र। n कणों के लिए पिंड, उसका द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे, तो ये उसके लिए चित्र है। तो अब देखिए, लिख लिए, माना एक पिंड जिसमें n कण है तथा आईवे कण का स्थिति सदिश Ri तथा द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM है। बस कुछ नहीं लिखना, जो हमने बनाया है वही लिखना है। अब देखिए, स्थिति सदिश नियम से सदिश नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि जो RCM है, जो RCM है और जो RCI है वो किसके बराबर है, RI के बराबर है। ये समीकरण नंबर 1। इस सदिश से हम त्रिभुज नियम से ये लिख सकते हैं। अब हम इसको, ये RI वाले कण के लिए, आई वे कण के लिए है, इसके लिए द्रव्यमान MI से गुणा करते हैं। तो द्रव्यमान MI से गुणा करने पर, द्रव्यमान MI से गुणा करने पर MI से गुणा करेंगे तो हो जाएगा MI RCM प्लस MI RCI
बराबर MI/RI, समीकरण नंबर 2। ये आयवीय कण के लिए, ये तो आयवीय कण के लिए। यदि हम सारे कणों के लिए लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, समेशन। तो सभी कणों के लिए, सभी कणों के लिए, सभी कणों के लिए लिखेंगे तो समेशन ऑफ MI/RCM प्लस समेशन ऑफ MI/RCI और समेशन ऑफ MI/RI, समीकरण नंबर 3। छोटे समीकरण क्या जरूरत है। अब देखिए, हम द्रव्यमान केंद्रीय परिभाषा से क्या लिख सकते हैं कि MI/RCI इक्वल टू 0। हमने ये द्रव्यमान केंद्रीय परिभाषा में लिखा है। मैंने ये बताया भी है कि इसके सापेक्ष जितने भी जड़त्वागुण होंगे वो सारे का योग शून्य होगा। तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से समेशन ऑफ MI/RCI इक्वल टू 0। तो इसका मान इसमें रखेंगे, तो इसका मान इसमें रखेंगे तो ये 0, ये और वो बचेंगे। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि M1/RC1 प्लस M2/RC2 प्लस M3/RC3, ये क्या है, 0। तो समीकरण में रखने पर, समीकरण में तीन में रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 में रखेंगे समेशन ऑफ MI/RCM और समेशन ऑफ MI/RI। अब देखिए, वैसे तो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन है, उनके लिए और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन बीएससी में जो फर्स्ट ईयर क्लास तो आप पढ़ रहे हैं उनमें आएंगे डेरिवेशन कि सेंटर ऑफ मास किस प्रकार निकलता है, उनके फॉर्मूले क्या है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम इसे लिख सकते हैं, आरसीएम है उस पे समेशन काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक ही है, इस पे आयवीय कण के लिए नहीं है, ये सभी कणों के लिए एक ही है। तो आरसीएम आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा समेशन ऑफ MI और ये हो जाएगा समेशन ऑफ MI/RI। तो RCM होगा समेशन ऑफ MI/RI अपॉन समेशन ऑफ MI। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। एक मिनट, ये देखिए समेशन ऑफ MI का मतलब क्या है कि सभी द्रव्यमान केंद्रों का, सॉरी सभी द्रव्यमान है, जितने भी कण है इसमें सभी कणों के द्रव्यमान है उनका योग है, तो उनके पूरे कणों का जो द्रव्यमान है उनका योग होगा, वो क्या होगा, पिंड के द्रव्यमान के बराबर। तो हम इसी पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M मान लेते हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि RCM होगा, वो होगा समेशन ऑफ MI/RI अपॉन कैपिटल M। ये फॉर्मूला है। अब देखिए, ये है स्थिर सदिश RI के लिए। अब हम लिखे, यदि मान ले इसे हम निर्देशांकों के रूप में लिखना चाहें कि एक्स वाई की जेड फॉर्म क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं निर्देशांकों के रूप में। तो लिखिए स्थिति सदिश RI के निर्देशांक, स्थिति सदिश RI के निर्देशांक क्या होंगे, XI, YI और ZI, और जो सेंटर ऑफ मास है उसका स्थिति सदिश के निर्देशांक तथा RCM के निर्देशांक क्या होंगे, XCM, YCM और ZCM। तो समीकरण नंबर 4 ये रहा। समीकरण 4
तो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं XCM I कैप, YCM J कैप और ZCM K कैप, और उसकी जगह ये रखेंगे तो समीशन ऑफ MI XI I कैप, YI J कैप और ZI K कैप, और लिख सकते हैं समीशन ऑफ MI। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? I J और K की तुलना। तो लिखिए I J K की तुलना करने पर I J और K के गुणांकों की तुलना करने पर, तो गुणांकों की तुलना करने पर क्या होगा? पहले XCM इधर I कैप का MI XI, तो XCM तो जाएगा समीशन ऑफ MI XI अपॉन समीशन ऑफ MI। एक समीकरण दी होगी, और इसी प्रकार YCM की लिखेंगे और इसी प्रकार ZCM की लिखेंगे, और इसी प्रकार YCM क्या होगा? समीशन ऑफ J गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ से समीशन ऑफ MI YI अपॉन समीशन ऑफ MI, और जो ZCM होगा वो होगा समीशन ऑफ MI ZI अपॉन समीशन ऑफ MI। तो ये थे निर्देशांकों के रूप में समीकरण। अब देखिए, ये कण 10 15 20 तो होंगे नहीं, ये कण होंगी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। तो इतने कणों को हम इस फॉर्मूले के साथ नहीं ले सकते। हम यहाँ 2000 टर्म लिख के थोड़ी ना इनका जोड़ करेंगे, 2000 को निर्देशांक लिख के थोड़ी ना जोड़ करेंगे। तो हम इसके लिए यूज करते हैं समाकलन। समाकलन को यूज करते हैं तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि यदि n कणों की संख्या बहुत अधिक हो तो हम इस फॉर्मूले से निकल तो जाएंगे लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं होगा। तो समीकरण आप लिखिए, समीकरण 4, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए, यदि कणों की संख्या बहुत अधिक हो तो समीकरण 4 से मान निकालना कठिन हो जाता है। समीकरण 4 से मान निकालना कठिन हो जाता है, इसलिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लिखिए, कणों के द्रव्यमानों को हम डेल MI अल्पांशों के रूप में लिख सकते हैं। जो कण है जो M1 M2 थे उनमें और भी छोटे कण डेल MI के रूप में लिख सकते हैं। तो अल्पांशों के रूप में लिख सकते हैं, जो कि अल्पांश डेल MI, देखिए जो कि अल्पांश डेल MI टेंड्स टू 0, जो कि अल्पांश डेल MI टेंड्स टू 0 हो तो ये लिखिए, समेशन को समाकलन में बदल सकते हैं। समेशन को समाकलन में बदल सकते हैं। जब हम समेशन को समाकलन में बदलेंगे तो क्या होगा? RCM समीकरण 4 से, देखिए ये समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम ही। समीकरण 4 से क्या होगा? RCM 1/m, ये 1/m, और ये समाकलन, और ये क्या होगा? MI RI की जगह क्या लिख सकते हैं हम समाकलन में? R और DM, इसके बाद ये तो था R की फॉर्म में, हम इसे निर्देशांकों की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? निर्देशांकों की फॉर्म में। तो लिखिए
YCM, XCM, YCM और ZCM। XCM तो होगा 1/m समाकलन ऑफ XDM और YCM होगा 1/m समाकलन YDM। ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। और ये होगा ZCM 1/m समाकलन ऑफ ZDA। ये तो थे फॉर्मूले। लेकिन अब देखिए जो कंपटीशन होते हैं उनमें ये फॉर्मूले, इनके आगे फॉर्मूले होते हैं कि कोई द्रव्यमान जोड़ दे तो द्रव्यमान के अंदर किस प्रकार खिसक जाएगा, हटा दे तो द्रव्यमान के अंदर कहाँ हो जाएगा, उनका अलग डेंसिटी वाला जोड़े तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये फॉर्मूले थे कंपटीशन क्लासों के लिए, ये थे आपके फर्स्ट ईयर के लिए। यदि आपसे कोई बड़ा हो, MSc कर रखी हो, तो हम बहुत जल्दी ही KVS के क्वेश्चन लेके आएंगे। जो KVS की अभी भर्ती निकली है उसमें जो जितने भी पुराने एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करवाएंगे। तो एक बात और लिख लीजिए, अब यदि हमें पता हो आयतन अल्पांश dV, यदि हम ये पिंड था इसका आयतन पता हो dV और इसका घनत्व पता हो रो, तो हम इस फॉर्मूले को किस प्रकार बदल सकते हैं वो और लिख लीजिए। तो लिखिए, यदि आयतन अल्पांश dV है जिसका स्थिति सदिश R है तथा द्रव्यमान घनत्व रो है, तो अब देखिए द्रव्यमान घनत्व रो है तो रो क्या होगा dm/dv। तो dm को क्या लिख सकते हैं हम, रो dv। जो ये फॉर्मूले हैं इनमें रो dm की जगह रो dv लिखना है तो ये आयतन के रूप में बदल जाएंगे। तो समीकरण 4 हो गई थी, ये समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 से ये हो जाएगा RCM 1/m R रो dV। XCM हो जाएगा 1/m समाकलन ऑफ रो x dV और YCM हो जाएगा 1/m समाकलन रो y dV और ZCM हो जाएगा 1/m रो z dV। तो ये तो फॉर्मूले थे द्रव्यमान के रूप में, ये फॉर्मूले है आयतन और घनत्व के रूप में। तो ये तो था द्रव्यमान के अंदर 2 कणों के लिए और n कणों के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि द्रव्यमान के अंदर का वेग किस प्रकार होगा, गति क्या होगी, त्वरण क्या होंगे, फोर्स इस पर लगता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टक्कर। बड़ा है लेकिन कर लेंगे जल्दी। तो यूनिट 2 शुरू हो गई है, कोई भी आपके साथ का है तो उसे जरूर जोड़िए। हम BSc फर्स्ट ईयर क्लासेस लगातार चला रहे हैं आपके लिए। धन्यवाद।